शिक्षकों के मुद्दों पर वो बातचीत करेंगे, जिनको सुलझाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, और क्या कुछ जो है उनका संघर्ष रहा है पूरे शिक्षक जीवन में, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। अब फिलहाल जो है ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं जो कि आम आदमी पार्टी की एक जो है शिक्षक संगठन, कहिए आनुषांगिक शिक्षक संगठन डीटीए है, उसके उम्मीदवार हैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, जिनका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। हम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको डीटीए ने उम्मीदवार बनाया है, वो भी इसी का, और आपको शुभकामनाएं भी रहेंगी। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो है, आपकी पार्टी जो है पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है, और पहली बार ही आपने जो है ईसी का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो किस आधार पर ये फैसला लिया गया है? क्योंकि अभी तक किसी तरीके के चुनावी मैदान में आप लोग आए नहीं है, ना एसी मेंबर्स उतारे हैं, ना ही उस तरीके से सक्रिय रही है पार्टी, तो डायरेक्ट जो है ईसी के लिए जो है चुनावी मैदान में जा रहे हैं। तो किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? अनिरुद्ध जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जी आपने जी। शुभकामनाएं हमारे संगठन और इस चुनाव को लेकर के प्रेषित की हैं। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जी एकेडमिक काउंसिल का चुनाव हमारे संगठन ने पिछली बार लड़ा था, जी और जी। हमारे दो उम्मीदवार थे पैनल में, और उनमें से एक उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार जो कि श्यामलाल कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो कुछ मामूली वोट से, 2.5-3 वोट से वो नहीं निर्वाचित हो पाए थे। तो एक तो तथ्य के स्तर पर जो है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये पहली बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, आपका ये कहना एकदम सत्य है कि इसी को लेकर के जो कैंडिडेचर है वो पहली बार संगठन ने रखा है। और आपने ये भी पूछा है कि आप इसी में जो आपका कैंडिडेचर है, जो आपकी उम्मीदवारी है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, किन मान्यताओं पर संगठन ने ये उम्मीदवारी इस बार रखी है। तो हमारी मान्यताएं बड़ी स्पष्ट हैं, और समझ जो है उसको लेकर के भी संगठन के अंदर और शिक्षक साथियों के बीच हम लगातार कम्युनिकेट करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये है कि बड़ी संख्या में, लगभग 4,000 से अधिक जो है हमारे साथी कई वर्षों से, कुछ लोग तो 1 दशक से अधिक से तदर्थ शिक्षक के रूप में यहाँ अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो हम उनकी अस्थायी भर्ती, मैं रिपीट करता हूँ, रेखांकित करता हूँ, हम उनकी अस्थायी भर्ती और समायोजन के पक्ष में हैं। और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले दिल्ली सरकार के द्वारा जो प्रबंधित कॉलेज 28 की संख्या है, हम वहां पर इसको लेकर एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं, और कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम तमाम साथियों की डिटेल्स कोलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और हम उनको वो जहां पढ़ा रहे हैं हम वहीं उनकी अस्थायी भर्ती सुनिश्चित करेंगे। तो एक सर, बड़ा मुद्दा। अस्थाई अस्थाई भर्ती जो सुनिश्चित करेंगे, तो उसके लिए आपने कुछ पैमाना लिया होगा, कुछ खाका बनाया होगा कि इतने साल जिसकी चर्चा दिल्ली विश्वविद्यालय के ईसी का जो कहिए कि जो चर्चा होती है वहां भी हुई है। तो इस तरीके की कोई टाइम बाउंड जो है, कुछ चीजें रेखांकित की हैं आपने, जी या सभी लोगों की बात कर रहे हैं? जी अनिरुद्ध जी, हमने अपने संबोधन के क्रम में, आपके प्रश्न के उत्तर के क्रम में स्पष्ट किया है कि जितने 28 कॉलेज हैं वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कौन से साथी कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। जब तक हमारे पास वो डाटा पूरा नहीं आता है तब तक हम जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करते। हम पहले वर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, और सारी डिटेल्स आने के बाद जो साथी जहां पढ़ा रहे हैं निश्चित तौर पर सम्मानजनक तरीके से उनका वहीं पर उनकी अस्थायी भर्ती होगी, उनका समायोजन होगा। जी। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चुनाव हो रहे हैं, तो उससे पहले जो है आम आदमी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ कर के है जो है 12 कॉलेजेस में लगातार जो है वेतन रोकने की बात आती रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसको कैसे सुलझा पाएंगे? देखिए, उसको लेकर के भी हमारा नजरिया बड़ा साफ है। हमने जब वेतन रोका गया तो संगठन के अंदर हम लोग रह करके सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध थे, और हमने सरकार को समझाने की कोशिश की
कि इसका एक व्यवस्थित जो है आपको मैकेनिज्म, एक इसका एक सिस्टमिक रिस्पॉन्स, एक सिस्टमिक मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ेगा। और हम आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें अस्थायी भर्ती ऑब्लिक समायोजन के अलावे ये जो वेतन का सवाल है, इसमें एक ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के 2-3 टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे और दिल्ली सरकार के 2-3 टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच में अगर कहीं कोई मतभेद होता है तो टाइम टू टाइम ये सिस्टमिक रिस्पॉन्स होगा जो चीजों को रिड्रेस करने की कोशिश करेगा। स्टूडेंट्स फंड का इस्तेमाल करने के लिए जो है दिल्ली सरकार प्रेशर बनाती रहती है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन पर, इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, इस पर भी हमारा सैद्धांतिक विरोध रहा है और हमने कहा कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के अंतर्गत ये सारी चीजें एड्रेस होंगी और हम सैद्धांतिक तौर पर इसके विरोध में है कि जो विद्यार्थी पैसा देते हैं वो विद्यार्थियों के हित और उनके कल्याण में उसका उपयोग होना चाहिए, न कि वेतन आदि मदों में उसका खर्च होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर के आप और जो है चुनावी मैदान में जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है जिसको विवेकानंद में हमने उसकी एक प्रयोगशाला बनाई है हाल के दिनों में, एक लैब, अभी आपने महसूस किया होगा कि वहां लगभग 56 टीचर की नौकरी जा रही थी। तो हमने चेयरमैन जो वहाँ मनीष कौशिक जी हैं उनको हमने समझाया कि 5 दिसंबर 2019 का जो रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स है, जो जिसमें कि एजुकेशन सेक्रेटरी और चेयरमैन यूजीसी और वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिग्नेचर है, हम उसको हर कॉलेज में मान के चल रहे हैं कि दैट इज इंस्क्राइब्ड इन स्टोन एंड नोबडी कैन वायलेट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन which was signed by the 3 important functionaries, education secretary, chairman UGC and then the vice chancellor of Delhi University. तो कोई हमारा साथी जब तक अस्थायी भर्ती ऑब्लिक समायोजन नहीं होता है उसको वहां से अगर निकालने की कोई भी जरूरत होगी हम उसका सख्त विरोध करेंगे और पुख्ता विरोध करेंगे। इसके अलावा जैसे हमारे बहुत सारे 1000 के करीब हमारे ऐसे साथी हैं जिनकी पीएचडी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि बिना पीएचडी के हमारे वैसे साथी जो हैं उनको एसोसिएट प्रोफेसरशिप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो एसोसिएट प्रोफेसर बने, वो उनका बेसिक राइट है, हम उससे कहीं डेविएट नहीं करना चाहते हैं। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारे तदर्थ साथियों को कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं है और जो मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव का जो उनका इंटाइटलमेंट है उनसे उनको अब तक जुदा किया गया। हम चाहते हैं कि वो एक्सटेंशन हो, वो इंटाइटलमेंट का बेनिफिट उनको मिले। ये 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम कारगर तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं सरकार के अंदर, और सरकार को बनाने में 2-3 मुद्दों पर सफल हो चुके हैं। उसकी घोषणा हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, खासतौर पर अस्थायी भर्ती ऑब्लिक समायोजन को लेकर 28 कॉलेजों में। और ये जो हमने अभी आपसे कहा कि 5 दिसंबर 2019 का जो डॉक्यूमेंट है उसका इन्फोर्समेंट टोटल एंड कंप्लीट होना चाहिए कॉलेजेस में। जी, तो मैं आपसे एक सवाल इसी से 5 दिसंबर के लेटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जब आप अगला एक्सटेंशन होगा उन 28 कॉलेजेस में, तो क्या उस लेटर को मेंशन करते हुए डॉक टीचर्स को जो है आप लेटर जारी करवाने के लिए अपील करेंगे? अनिरुद्ध जी, आपको इसकी जानकारी है कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार के प्रबंधित महाविद्यालयों में कई कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी ने रेजोल्यूशन पास कर रखा है ऑलरेडी, और इसलिए हम तो उसको और आगे ले जाना चाहते हैं। जो उसका लॉजिकल कंक्लूजन है उसकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। वो तो हमारे लिए नॉन निगोशिएबल है, चाहे कोई सरकार हो। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ जो एक्सटेंशन लेटर मिलते हैं उसमें क्या इस लेटर को मेंशन करते हुए टिल डेट तक का लेटर आप दिलवाने की अपील करेंगे? एब्सोल्युटली, मैंने तो वही कहा कि जो उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है वो वही है कि जब तक उनका परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑप्शन नहीं होता है तब तक उनको कोई छू नहीं सकता है, और छूने की अगर कोई हिम्मत करेगा तो वहां हम लोग खड़े दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसको अगर लिखित रूप में दे देंगे अगर उनके जो लेटर है एक्सटेंशन में, तो उसमें शायद ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे लोग। अनिरुद्ध जी, हम होमवर्क करके इसकी घोषणा 4 से 8 दिन के बीच में करने जा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में सारी चीजें चली आएंगी, हमारा कमिटमेंट है ये। जी, और समायोजन को लेकर के आपने बातें कह दी कि आप उसके पक्ष में हैं, लेकिन इसके लिए क्या लीगैलिटी, क्या मॉडलिटीज जो है आपके जो है पार्टी की तरफ से बनाई जाएगी? क्या प्रशासन को भेजा जाएगा? क्या सरकार को आप लिखने वाले हैं इस पर? देखिए अनिरुद्ध जी, हमने सारा डाटा जो है लगभग अपने कलेक्ट कर लिया अपने बेसिस पर, और हमने सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स को स्टडी कर लिया है, और उसके आधार पर इसमें कोई लीगल हर्डल नहीं है। सिर्फ आपके पास विल पावर होना चाहिए, पॉलिटिकल विल पावर होगा, ये काम इंट्रोड्यूस होगा, इम्प्लीमेंट होगा। लीगल हर्डल जो लोग बताते हैं कि ये इस तरीके के, तो लीगल हर्डल्स अगर आपने
जजमेंट स्टडी किए, तो क्या लीगल हर्डल्स आपको दिखाई पड़ते हैं, अगर हम फिर भी जानना चाहें तो? देखिए, अभी तक जो भी प्रेसिडेंस है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट जब चीजों को डिसाइड करती है तो उसमें खास तौर पर जो रिटन प्रोविजंस हैं उनको देखती है और खुद के अपने जजमेंट्स को देखती है। तो ऐसे कम से कम 20-22 जजमेंट हैं जहां पर बड़ी संख्या में समायोजन का कार्य हुआ है, और हम उसी डाटा को अभी कलेक्ट कर रहे हैं ताकि अगर कोई कंटेस्ट करता है, इसको लीगल स्क्रूटनी में ले जाता है, तो हम कोर्ट को कन्विंस कर सकें कि हम मजबूत ग्राउंड पर खड़े हैं। जी जी। और एनईपी को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो जो सामने आई है उसमें विशेष रूप से जो हमारी चिंता है वो समाज के जो कमजोर समूह और जो वंचित समूह हैं, वो तो लगता है कि उनको एक्सक्लूड करने के लिए वो पूरा उनका प्रोनाउंसमेंट है, उनकी जो पॉलिसी पोजीशन है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कमर्शलाइजेशन और उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं पूरे हायर एजुकेशन को, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसमें हमें ऐसा लगता है कि विभिन्न शिक्षक संगठन भी जो हैं वो एक मंच पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और उस पर एक क्रिटिक भी जो है वो हम लोगों ने तैयार किया और गवर्नमेंट को उसको देने की कोशिश की है। जी, बहुत सारी बात आपने छोटे से उसमें कह दी है। हम आपसे एक आखिरी जो चीज पूछना चाह रहे हैं वो कि आपका जो चुनावी एजेंडा है जी, उसमें जो सबसे प्रायोरिटी पर है वो कौन सा मुद्दा है आपके फिलहाल? वो तो स्पष्ट है कि हमें जो 4000 शिक्षक पढ़ा रहे हैं विशेष रूप से 28 कॉलेजों में, हम उनकी भर्ती करके दिखा देंगे कि कैसे पैराडाइम बनता है। और ये हम नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं। यहाँ जो 3 डोमिनेंट ग्रुप हैं ये पिछले कई वर्षों से ठगीती का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जब यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के समानांतर अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी, उसने एक नया नैरेटिव स्टार्ट किया था। हमारा नैरेटिव यह है कि हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो तब इंप्रूव करेगी जब ये 4000 टीचर परमानेंट कैपेसिटी में कॉलेज में पढ़ाते दिखाई पड़ेंगे। एक नैरेटिव ये है कि आम आदमी पार्टी की जो ये संस्था है, ये डीटीएफ की भी संस्था है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। वो तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी को लोग कहते थे जब शुरू हुई थी कि ये बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता था कि कांग्रेस की बी टीम है। आज कांग्रेस डेसिमेट हो गई है, उसी तरह लेफ्ट यहाँ से डेसिमेट हो जाएगा। जी जी। आप शिक्षकों से क्या अपील करना चाहें? हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो पेंडेमिक टाइम में जो है हाँ वो बदलाव के लिए अपना मत दें 12 फरवरी को, और ये देखें कि यहाँ का जो राजनीति का जो व्याकरण है उसको बदलने के लिए हम लोग क्षेत्र में आए हैं। तो हमारी उम्मीदवारी का और हमारे पैनल में जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनका वो समर्थन करें। जी, आप आपके दो जो पैनल के उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा। वो हमारे जो पैनल के उम्मीदवार हैं उसमें डॉक्टर सुनील कुमार हैं, वो शहीद भगत सिंह इवनिंग में कॉमर्स पढ़ाते हैं, और वो उनका हालांकि वो बहुत नौजवान है लेकिन अभी तक वो स्टाफ काउंसिल के सेक्रेटरी और वहाँ के स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा रोस्टर की जानकारी उनकी बड़ी पुख्ता है, और वहाँ के वो लेजेंड ऑफिसर भी हैं। और जो आशा रानी जी हैं उनका हिंदी साहित्य में बड़ा दखल है। आशा रानी जी पीजीडीएवी इवनिंग में पढ़ाती हैं और हमारी संगठन की अध्यक्षा हैं, और एक महिला के रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार अपना आवाज जो है वो बुलंद करती रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र पांडे जी। हम आपके जो और अन्य उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और ये चर्चा जो है जारी रहेगी। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय अपना जो है हमें दिया है। और आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच दिया, जो हम इस मंच के माध्यम से अपनी बात को एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। ओके।